नागिन किस्त नंबर 3। रियासत ताबाना के महाराजा रामनाथ गांव तकिए से टेक लगाए कालीन के ऊपर बैठे थे और हसीन वो जमील कनीजें इन्हें मोरछल झूल रही थीं। पहरेदार नेज़े थामे और तलवारें नयम में लटकाए खैमे के दरवाजे पर मुस्तैद खड़े थे। महाराजा हुक्का पी रहे और एक कनीज हुक्के की ने संभाले बाअदब बैठी थी। महाराजा की तलब पर फौरन ने आगे कर देती। दाएं हाथ से महाराजा खूबसूरत बर्तन से कुछ पी भी रहे थे और पीते ही आप खौरा भी दूसरी कनीज थाम लेती। खैमे के अंदर 4 कनीजों के अलावा और कोई न था। महाराजा की आंखों में नशा था। कालबा शराब नुमा कोई शय नोश फरमा रहे थे। तमाम कनीजें इंतहाई खूबसूरत और कदरे मुख्तसर लबासों में थीं। ये चारों कनीजें हर सफर में महाराजा के हमरा होती। आज भी रियासत ताबाना के महाराजा हमसाया रियासत के नए राजा की रस्म ताजपोशी में शिरकत के बाद अपने महल में वापस जा रहे थे। गुज़श्ता शाम शब बिसरी के लिए उनका काफिला यहाँ रुक गया था। इलाके के हुस्न को देखते हुए महाराजा ने एक दिन मजीद क़याम का हुक्मनामा जारी फरमाया था। मुसाहिबैन के खेमों ने चारों तरफ से शाही खेमे को अपने जलों में ले रखा था। बाहर जा बजा सिपाही गश्त कर रहे थे। वादी के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़, दरमियान में हरियाली और बहता दरिया काबिल दीद मनाजिर थे। खेमे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी और महाराजा मैनोशी और तंबाकू नोशी में मसरूफ थे। खेमे के अंदर का ये सुकून उस वक्त गारत हो गया जब बाहर से भागो पकड़ो जाने ना पाए नागिन है का शोर बुलंद हवा और फिर बाहर बहुत से कदमों की आवाजें आने लगे। कौन बदतमीज है बाहर जो हमारे आराम में मुखिल हो रहे हैं। महाराजा रामनाथ माथे पर बल डालकर बोले। इस असना में एक सिपाही खेमे के अंदर दाखिल हवा और कोर्निश बजाकर बोला, महाराज एक लड़की और चंद आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। आदमियों का कहना है कि ये लड़की नागिन है और इंसानी रूप इख्तियार किए हुए है। फौरन पेश करो। महाराजा ने शराब का घूंट लेकर जाम कनीज के हवाले करते हुए कहा। चंद ही लम्हों में एक लड़की और 4 मर्द नेजों और तलवारों के घेरे में महाराजा के खेमे में दाखिल हुए। महाराजा ने आंख उठाकर उनको देखा और इंतहाई करख्त लहजे में बोले, क्या तुमको शाही काफिले का एहतराम नहीं आता? तुम लोगों को यहाँ गल कपाड़ा करने की जुर्रत कैसे हुई? सरकार, रणधीर बोला, इस लड़की को फौरन आग में जला दीजिए। ये नागिन है। इसके नाक को हमने आग में जला दिया है। इसकी मौत बहुत जरूरी है। महाराज तलक राय ने हाथ जोड़कर माथे पर लगाकर प्रणाम करते हुए कहा, आलीजा ये बड़ी खतरनाक है और नागिन है। मैं गांव का सरपंच तलक राय हूँ। मैं इस बात का गवाह हूँ। बकवास बंद करो तुम। बताओ लड़की। महाराजा ने पहली बार शकनतला को भरपूर नजरों से देखा और एक लम्हा को साकत रह गए। भरे भरे जिस्म, दराज कद और कुली जुल्फें, सफेद बारीक साड़ी जिस पर तेल गिरने से साड़ी जिस्म से चपक कर रह गई थी, बड़ी बड़ी आंखें जिनसे आंसू रवा थे। लड़की हाथ जोड़े खड़ी थी। महाराजा के मुखातिब होते ही फौरन आगे बढ़ी और महाराज के कदमों को छूते हुए जार वो कतार रोते हुए कहने लगी, माई बाप ये सब झूठ बोलते हैं। मैं नागिन नहीं, मजलूम औरत हूँ। यहाँ से एक कूस पीछे मैं और मेरा पति अर्जुन जा रहे थे कि इन डाकुओं ने हमें घेर लिया, मेरे पति को कत्ल करके दरिया में फेंक दिया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे कि मैं भाग खड़ी हुई। मेरी भाग अच्छे हैं कि आपका काफिला रास्ते में मिल गया और आप मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बन गए। आपके हुजूर पेश होने से मैं इन जालिमों से बच गई। मैं जब अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी तो इन लोगों ने कहीं से तेल लाकर मुझे जलाने की कोशिश की। मेरी सहायता कीजिए। शकनतला जोर जोर से रो रही थी और इसकी खूबसूरत आंखों से आंसुओं की झड़ी रवां थी। मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए महाराज, ये जालिम लुटेरे हैं। न जाने हम जैसे कितने लोगों को लूट चुके हैं। इन्हें फांसी दे दीजिए महाराज। मैं सारा जीवन आपकी बानदी बनकर रह जाऊंगी। महाराज इस हुस्न की मूर्ति को यकथुक देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि मैंने ना मालूम कितनी कलियों का रस चूसा है, लेकिन इस लड़की का हुस्न तो सबसे जुदा है। फिर रणधीर वगैरह की तरफ मुंह करके बोले, बदखीलू, एक मासूम किन्या पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? महाराज राम तलक थर थर कांपते हुए बोला, हम सच कह रहे हैं। हमारे गांव के लोगों से पूछ लीजिए, ये असली नागिन है। चुप कर, आगे से जबान चलाता है
तुझे मालूम नहीं कि तो उस वक्त किसके सामने खड़ा है। महाराज गुस्सा से मुट्ठियां भींचते हुए उठ खड़े हुए और उनके साथ ही तमाम कनीजें अपने बारीक लिबास संभालती हुई तेजी से खड़ी हो गईं। ले जाओ इन बदमुआशों को और इस लड़की को भी अलग बंद कर दो। हम अपने महल में जाकर इनका फैसला करेंगे। और फिर सिपाही शकनतला, रणधीर, तलक राय, करम सिंह और एक और नौजवान को घसीटे हुए ले गए और महाराज रामनाथ एक गांव तकिए से टेक लगाकर नींद दराज हो गए। महाराज को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात होने वाली थी। हरम की सबसे खूबसूरत कनीज कुशली रामनाथ के पहलू में दराज थी, लेकिन महाराजा अभी तक बावजूद कोशिश के सो ना सके थे। उनको रह रहकर वो लड़की याद आ रही थी जिसको कुछ देहातियों ने नागिन से तशबी दी थी। महाराजा रामनाथ के हरम में सैकड़ों कनीजें थीं जो कि हुस्न में सानी ना रखती थीं, लेकिन नागिन बताई जाने वाली लड़की की बात ही कुछ और थी। अब महाराजा सोच रहे थे कि वो अगर वाकई नागिन थी तो अब तक सांप की शक्ल इख्तियार करके भाग चुकी होगी। ये सोचकर इन्होंने मोरछल जुअलती कनीज को बुलाया। पूनम, पहरेदार को बुलाओ जी। अच्छा। पूनम सर तस्लीम खम करते हुए खेमे से बाहर चली गई और चंद ही लम्हों बाद पहरेदार हाजिर हो गया। जी महाराज। कदरे झकते हुए उसने सवालिया निगाहों से पूछा। महाराज ने उसे करीब बुलाते हुए कहा, आज दिन को चंद देहातियों के साथ एक लड़की भी गिरफ्तार की गई थी। जी सरकार। पहरेदार ने मौदब होकर कहा, इस लड़की को हमारे हुजूर पेश किया जाए। महाराज ने बेनियाजी से कहा और पहरेदार कोर्निश बजाते हुए बाहर निकल गया। शकनतला के हाथ और पांव रस्सियों से कसकर इसे एक खेमे के मस्तौल के साथ बांध दिया गया था जहां बंधे हुए अब उसे रात हो गई थी। वो चाहती तो अब तक फरार हो चुकी होती, वो सांप बनकर निकल सकती थी, लेकिन इसका जहन कुछ और प्रोग्राम बना रहा था। अर्जुन की मौत का मंजर उसने अपनी आंखों से देखा था। कितनी बेबसी की मौत मरा था अर्जुन। उसे तो शकनतला के धोखे में कत्ल कर दिया गया था। शकनतला खुद भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाई थी। अभी तो अर्जुन ने इंसानी जिंदगी का सही मजा भी ना चखा था कि जालिम इंसानों ने उसे मुझसे छीन लिया। पूरे गांव के लोग इसके कत्ल में मुलव्वस थे। ये लोग माफी के काबिल ना थे। शकनतला जानबूझकर उनको आबादी से दूर ला रही थी ताकि उनसे अपना इंतकाम पूरा कर सके, लेकिन अब महाराजा के अहलकारों के पास आकर उसने अपनी सोच तब्दील कर ली थी। वो सोच रही थी कि नाग तो मर गया, अब उसका इंतकाम और अपनी आइंदा जिंदगी के बेहतरीन नताइज के लिए इसका किसी शाही महल में होना जरूरी है। शाही जिंदगी आरामदाह और परतयश होगी और वो नाग का इंतजाम और अपने लिए इंसानी खून हासिल करके भी मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगी। यही सब बातें सोचकर वो कैद से फरार ना हुई थी ताकि महाराजा को अपने मजलूम और नागिन ना होने का यकीन दिलाकर उसके दिल में अपना घर बना सके। उसे यकीन था कि उसका हुस्न इस कदर सेहर अंगेज है कि महाराजा उसे नजरअंदाज ना कर सकेंगे। इस वक्त रात आधी हो चुकी थी और वो खामोशी से एक खेमे के अंदर मस्तौल के साथ बुरी तरह जकड़ी हुई थी और बाहर पहरेदार मौजूद थे और शकनतला सुबह का इंतजार कर रही थी ताकि महाराजा अपने महल में जाकर इसे तलब करें और वो इन्हें अपनी बेगनाही का यकीन दिला सके। उसी वक्त कदमों की चाप उभरी और दो सरकारी अहलकार तलवारें सौनते अंदर दाखिल हुए और उसे खोलने लगे और इसकी रस्सियां खोलने के बाद उसे आगे को धक्का दिया। भागने की कोशिश की तो सरतन से जुदा कर दिया जाएगा, एक सिपाही ने उसे तंबी करते हुए कहा और शकनतला अपनी कलाएं सुहलाते हुए उनके आगे आगे चल पड़ी। दोनों सिपाही शकनतला को महाराजा के खेमे में छोड़कर जा चुके थे। खेमे के अंदर 3 लालटेनें जल रही थी। महाराजा खूबसूरत रेशमी बिस्तर पर दराज थे। कुशैली भी पहलू में लेटी सो रही थी। बाकी कनीजें बाअदब खड़ी महाराजा की तरफ से इजाजत पाकर जाने के इंतजार में थीं। शकनतला महाराजा के पाइंती नजरें झुकाए उल्टे हाथ के नाखून दांतों से आहिस्ता आहिस्ता करच रही थी। सुनो लड़की, क्या ये बात सच है कि तुम नागिन हो? महाराजा गंभीर लहजे में बोले। जहां पनाह, ये सब झूठ है। मैं तो एक मजलूम लड़की हूँ। इन लुटेरों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और मुजाहमत करने पर मेरे पति को मार डाला और मुझे भी ताउन न करने की पादाश में जिंदा जला देना चाहते थे। अगर मैं नागिन होती तो क्या अब तक सांप बनकर फरार ना हो चुकी होती? शकनतला ने आंखों में आंसू भरकर महाराजा की तरफ देखा
और मिल्तिजी लहजे में फिर बोली, मैं आपसे इंसाफ चाहती हूँ सरकार, वालिदैन पहले ही फौत हो चुके हैं, अब पति भी कत्ल हो गया। मैं अब दुनिया में बेसहारा हूँ। एक भाई है, वो भी शादी करके पत्नी को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बच्चा वगैरह नहीं है तुम्हारा? नहीं महाराज, अभी तो मेरी शादी को चंद दिन ही हुए थे और मैं अपने पति के साथ देहरादून जा रही थी। अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो कहाँ जाओगी? अब मैं कहीं जाकर क्या करूँगी जहाँ पनाह। अब तो मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी दासी बना लें, अपने चरणों में जगह दान कर दें। मैं सारी जिंदगानी आपकी सेवा करूँगी। ठीक है। महाराज रामनाथ उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोले। ये लड़की इन्हें पहली नजर में ही भाग गई थी और वो उसे अपनी कनीज बनाने का फैसला कर चुके थे। अब तो ये लड़की खुद भी यही चाहती थी। रामनाथ इस पर दिल जान से फिदा हो चुके थे। साथ लेटी को शैली, जो कि इनकी बातों से जाग चुकी थी, को हुक्म दिया कि दूसरे खेमे में जाकर दूसरी कनीजों के साथ सो जाए और बाकी कनीजों को भी वहां से जाने का हुक्म दिया। तमाम कनीजें सर झुकाए खामोशी से बाहर निकल गईं। अलबत्ता को शैली ने जाते हुए शकनतला को भरपूर नजरों से देखा। इधर आओ, बैठ जाओ। महाराज ने उसे हाथ के इशारे से करीब बुलाया और वो छोटे छोटे कदम उठाती महाराज के करीब बिस्तर पर बैठ गई। कोई फिक्र ना करो, महाराज ने इसके शाने पर हाथ रख कर कहा, हम तुम्हें पसंद कर चुके हैं। आज से तुम हमारी कनीज हो। अब कोई माई का लाल तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। शकनतला ने दबदबाई हुई आंखों से महाराज की आंखों में देखा और फिर बाकायदा रामनाथ के कदमों में गिर पड़ी और अपना सर इनके पैरों से लगा दिया। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझे इज्जत दी, वरना वो लोग तो सिर्फ मेरी इज्जत के लुटेरे थे। महाराज मुशफिकाना अंदाज में बोले, ऊपर आ जाओ, जूते उतार दो। और शकनतला आहिस्तगी के साथ बिस्तर के ऊपर आ गई। इसे अपनी मुंह जोर और जादू असर जवानी पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि अगर एक दफा महाराज इसकी मुट्ठी में आ गए तो जिंदगी ऐश से गुजरेगी। काफी देर बातें करते करते शकनतला ज़ाहरन सोने लगी और महाराज इसको हसरत से देखते हुए नींद की वादी में चले गए। महाराज जानबूझ को एहतियात बरत रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि पहले ही दिन अपनी कमजोर ख्वाहिश का इजहार कर दें। और शकनतला भी अभी नाक के गम से बाहर ना आई थी और इसकी भी कोशिश थी कि महाराज को अभी अपने शरीर से दूर रखकर हालात का जायजा ले। ताबाना शुमाली हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हिंदू रियासत थी। मादनियात और अच्छी फसलों की वजह से रियासत माली तौर पर बड़ी मजबूत थी। महाराजा रामनाथ तकरीबन 50 के पेटे में थे और गुज़श्ता 12 बरसों से अपने वालिद महाराजा पालनाथ की वफात के बाद यहाँ के मुतलक अलानान हुक्मरान थे। बुनियादी तौर पर महाराजा रंगीन मिजाज तबीयत रखते थे। देहरादून इनका दारुल खिलाफा था और वहाँ बहुत बड़ा महल था जिसके हरम में सैकड़ों कनीजें और गुलाम थे। महाराजा की एक ही बीवी थी, मारिया, तकरीबन 63 साल की थी, खासी खूबसूरत और दबदबे वाली, लेकिन महाराजा से इसकी ज्यादा ना बनती थी। यही वजह थी कि रामनाथ की रातें ज्यादातर अपनी कनीजों के साथ ही बसर होती थीं। दार अल खिलाफा देहरादून पहुंचकर महाराजा रामनाथ ने अपने महल में अपनी खास कनीज को शैली को तलब किया और शकनतला को उसके हवाले करके हुक्म दिया कि इसके आराम व सुकून का खास ख्याल रखा जाए। इसके लिए महल में बेहतरीन कमरा और नई पोशाकों का बंदोबस्त किया जाए, किसी किस्म की कमी ना रह जाए। हम आज रात शकनतला के साथ बसर करेंगे। और फिर दूसरे दिन दरबार तलब करने का हुक्मनामा जारी किया। शकनतला फूले नहीं समा रही थी। इसे यकीन हो चला था कि रामनाथ इसके हुस्न के जाल में आ चुका है। वो एक कमरे में लेटी हुई थी। कोशैली कमरे में दाखिल हुई और मानी खेज मुस्कुराहट के साथ नमस्ते किया और तंजिया लहजे में बोली, शहजादी जी, मैं महाराजा की कनीज खास कोशैली हूँ। आप मेरे साथ चलिए और गुस्ल फरमा लीजिए। महाराजा शाम को आपके साथ तखलिया चाहते हैं। और शकनतला उठकर खामोशी से चल दी। कोशैली उसे नहाने वाले कमरे में ले गई। 2 और कनीजें भी साथ साथ चल दी। वो हरकत से कोशैली के मातहत दिखाई देती थीं, क्योंकि कोशैली का रवैया उनके साथ तहकमाना था। थोड़ी ही देर बाद शकनतला गर्म पानी और बेहतरीन साबुन से गुस्ल कर रही थी। इसे बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया।
इसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सामने एक दरीन आईना था, कद आदम आईना। आईने में शकनतला ने देखा कि एक नागिन गुस्ल कर रही है। इसने तेजी के साथ अपने आप को देखा तो वो इंसानी रूप में ही थी, लेकिन आईने में फिर देखा तो नागिन नजर आ रही थी। इसका मतलब है कि मैं आईने के अंदर अपने असल रूप में ही दिखाई दे रही हूँ। शकनतला पर फिक्र सोचते हुए अपने आप से मुखातिब हुई। फिर इसने तेजी से चारों तरफ देखा, लेकिन इसके अलावा वहाँ कोई ना था। ये तो बड़ी मुश्किल बन जाएगी, आईने से बचकर रहना होगा। लेकिन आईना किसी भी जगह इसके लिए खतरा बना सकता था। बहरहाल इससे बचना होगा। शकनतला ने एक बार फिर आईने के अंदर अपना पूरा जायजा लिया और गहरी आंखों से अपने वजूद को देखने लगी। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि तड़ाक की आवाज के साथ आईना करची करची होकर गिर पड़ा। शकनतला तक पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक इसके वजूद के अंदर छपी हुई कमजोरियां और सलाहियतें मुकम्मल तौर पर सामने न आई थीं। अब वो जल्दी जल्दी गुस्ल करके बाहर आ गई। जहाँ कनीज़ें इसकी मुंतजिर थीं, वो उसे कमरा खास में संवारने के लिए ले गईं। पहले उसको इंतहाई कीमती लिबास पहनाया गया, साथ ही जूते पहनाए गए, होठों पर लाली और आंखों में डोरे खींचे गए। शकनतला को बाल बाल मोती परुए गए, अतर वो खुशबू का छिड़काव किया गया। शक्ल वो सूरत से तो वो पहले ही हसीना आलम थी, ऊपर से शाही सिंगार से इसका रूप अपनी जौलाइयों पर आ गया। तमाम कनीज़ें इसको हसरत भरी निगाहों से देख रही थीं। फिर शकनतला को शाही उजला उरूसी पहुंचा दिया गया। 2 खाका पर तकलफ खाना खिलाकर कुछ शैली कहने लगी, शकनतला अब तुम आराम करो। और फिर 2 कनीज़ें उसे मोर छल जोलने लगें। शकनतला शहजादियों के मानिंद गाँव तकिया से टेक लगाकर आंखें मूंद कर नींद दराज हो गई। कमरा खासा कुशादा होने की वजह से ठंडा भी था। सांप की हैसियत से उसे सोने की तलब ना होती थी, ताहम अपनी मर्जी से वो जब चाहे सो सकती थी। अब इसे अर्जुन याद आने लगा। इसकी मौत से शकनतला बहुत दुखी थी। इसका दिल इस बात को तस्लीम ना कर रहा था कि अर्जुन मर चुका है। वक्त ने इस मोहलत ही ना दी थी कि वो इसकी लाश को ही देख लेती। रफ्ता रफ्ता इसका दुख इंतकाम में बदलने लगा। वो सोचने लगी कि मैं जरा बा इख्तियार हौलों रणधीर के गाँव की एंड से एंड बजा दूंगी। गाँव के एक एक आदमी को तरप तरपा कर न मारूं तो मेरा नाम शकनतला नहीं। यही सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई आहिस्तगी के साथ इसका पाँव हिला रहा है। इसकी आंख खल गई। एक कनीज इसके पाँव का अनगूठा आहिस्ता आहिस्ता सहला रही थी। उठिए सरकार, खासी शाम हो गई। कनीज ने इंतहाई अदब से उसे मुखातिब किया और वो एक अंगराई लेकर उठ बैठी। एक बार फिर खिदमत गुजारी शुरू हो गई। इसे शाम की चाय और हल्की फुल्की ग़िज़ा दी गई। फिर इसे मुंह हाथ धुलाकर नए सिरे से इसका बनाव सिंगार किया गया। इसके बाद चहलकदमी के लिए महल के बाग में ले जाया गया, जहां चारों तरफ फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। नरम नरम घास पर वो नंगे पांव कुछ देर चलती रही। बाग के ऐन वस्त में खूबसूरत फवारे नज़र थे। एक तरफ छोटी सी आबिशार बनाई गई थी। कनीज़ें इसके पीछे पीछे इसका भारी लिबास हाथों से सहारे हुए थीं। शकनतला को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और वो अपने आप को एक मलका तस्वुर करने लगी। अब अंधेरा छाने लगा था। कुछ देर बाग की सैर करने के बाद इसको अपने कमरे की तरफ ले जाया गया। तवील बरामदे से गुजरकर वो वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी। जाबजा हबशी गुलाम मुस्तैद खड़े थे। गुलाम और कनीज़ें जा रहे थे। वो जिस जिस रास्ते से गुजरती सब सर को झुका लेते। शकनतला की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता फख्र से बुलंद होने लगी। इसे महसूस हो रहा था कि महाराजा ने इसके बारे में कोई खास हिदायत जारी कर रखी हैं, इसीलिए उसे इतना अहम दर्जा दिया जा रहा है। वापस अपने कमरे में आ गई और अपने अतलस वो कम ख्वाब के बिस्तर पर तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। कनीज़ें खिदमत के लिए मुस्तैद खड़ी थीं। तुम्हारा क्या नाम है? उसने अपने दाएं खड़ी कनीज से पूछा। जी मेरा नाम पूनम है, मैं महाराजा की खास कनीजों में से हूँ। और तुम्हारा? इसने बाएं तरफ वाली लड़की से सवाल किया। जी मेरा नाम कमला है। कब से शाही महल में हो? जी होश ही यहाँ संभाला है। मेरी माँ भी यहाँ की दासी थी, मैं पैदा ही यहाँ हुई हूँ। शकनतला कनीजों से बातें भी कर रही थी और चारों तरफ नजरें भी दौड़ा रही थी कि कहीं कमरे में कोई आईना तो नहीं।
लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात ना थी। अचानक बाहर पहरेदार सिपाहियों की आवाजें उभरी, बाअदब, होशियार, सरकार तशरीफ लाते हैं। और तमाम कनीजें सहम कर अपनी जगह सीधी हो गईं। पूनम ने आगे बढ़कर शकनतला का लिबास दुरुस्त किया और उरूसी दोपट्टा इसके चेहरे के गिरद कर दिया। थोड़ी देर बाद महाराजा रामनाथ तशरीफ लाए और कनीजों को हाथ और मुंह के इशारे से बाहर जाने का इशारा दिया। सब बांदियां बाहर निकल गईं। शकनतला अपने बाजुओं में आप ही सिमटने लगी। महाराज रामनाथ पलंग की पैटी पर बैठ गए और शकनतला से मुखातिब हुए। शकनतला, हमारे हरम में सैकड़ों कनीजें मौजूद हैं, हमारी खूबसूरत बीवी भी है, लेकिन राम जाने तुझ जैसी सुंदर कन्या हमने जीवन भर ना देखी ना सुनी। जिस वक्त तुझे गिरफ्तार करके हमारे हुजूर पेश किया गया, तब से अब तक हर लम्हा तुम्हारी कोमल सूरत हमारी आंखों में फिरती रही। हम 2 दिन बड़े ही बेअकल रहे। तुझे देखकर हमारा मन चाहे कि हमारी महारानी, हमारी मलका तुझे ही होना चाहिए। तुम्हारे कारण हम सारे जहां से टक्कर ले सकते हैं। लेकिन महाराज, शकनतला ने एकदम सर उठाया तो महाराज उसे देखते ही रह गए। उससे कबल महाराज ने उसे मैली कुचीली गंदे कपड़ों में देखा था, क्योंकि भागते भागते शकनतला के कपड़े मेले और सूरत मिट्टी से अट गई थी। लेकिन इस वक्त जब उसने अपना चेहरा सामने किया तो शाहाना बनाव सिंगार से इसका हुस्न निखर गया था। वो इससे महाराज को आकाश से उतरी अप्सरा मालूम हुई। महाराज इसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत सब्ज आँखों की ताब न ला सके और नीचे देखते हुए बोले, बोलो बोलो शकनतला, क्या कहना चाहती हो? महाराज, आप क्या मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्यों नहीं, एक क्यों 101 ख्वाहिशें बताओ। महाराज पर शकनतला के हुस्न का जादू छाने लगा। महाराज, आपने अभी कहा है कि आपका मन चाहता है कि मुझे आपकी महारानी होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है। महाराज ने सरशारी से कहा, तो फिर महाराज मुझे बना लीजिए ना अपनी रानी, मुझसे फेरे ले लेना। शकनतला, मरी मन की मलका, महाराज इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते हुए बोले, हम कल ही तुझसे फेरे ले लेंगे। कल हम भरे दरबार में तुम्हें अपनी रानी बनाने का ऐलान कर देंगे। मैं भी आपको देखते ही आप पर फिदा हो चुकी हूँ। आप मुझे बिल्कुल अपने ख्वाबों के शहजादे लगे हैं। इतना भरपूर और मुकम्मल मर्द मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। शकनतला अब महाराज को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसा वक्त फिर कभी नहीं आएगा। महाराज भी अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता पलंग के ऊपर आ चुके थे और इसके हाथ अब शकनतला के शरीर के साथ गुस्ताखी करने लगे थे। शकनतला दानिस्ता चोई मोई हो रही थी। महाराज, शकनतला एक जानिब खसकते हुए बोली, आज का दिन इंतजार कर लें, कल तो हमारे फेरे हो ही जाने। फेरे तो होते ही रहेंगे शकनतला। रामनाथ इसकी पतली कमर में हाथ डालते हुए गोया हुए, लेकिन आज की रात मुझसे रहा ना जाएगा। ठहरिए महाराज, मैं आपकी विनती करती हूँ। मैं कभी ना चाहूंगी कि जब आपकी पत्नी बनकर सामने आऊं तो मेरे दिल में कोई नदामत हो। मैं समझती हूँ कि आपके अंदर इतनी खुद एतमादी अभी मौजूद है कि आप कई रातों तक सब्र कर सकते हैं, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कल रात तो मैं आपकी पत्नी बनकर सामने आ ही जाऊंगी। तुमने हमें बड़े इम्तिहान से 2-4 कर दिया है शकनतला। महाराज गहरी सांस लेते हुए बोले, राम कसम, कल हम तुम्हें अपनी पत्नी बना ही लेंगे, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। महाराज रामनाथ फैसला किन लहजे में शकनतला को छोड़कर गांव तकिए से टेक लगा कर नींद दराज होते हुए बोले। शकनतला का दिल खुशी से निहाल हो गया। उसके मन में लड्डू फूटने लगे। बाइख्तियार जिंदगी गुजारने का ख्वाब उसे अब पूरा होता नजर आने लगा। वरना कनीजों और बांदियों की क्या जिंदगी और वक़्त होती है, ये वो अच्छी तरह जानती थी। अमरा की नजर में कनीजें और बांदियां वो फूल होती हैं जिन्हें जब चाहा मसल दिया और जब जी चाहा जूतों तले रौंद दिया। नाराज हो गए मरे साजिन। शकनतला महाराज के जिस्म पर बोझ डालकर बैठते हुए प्यार भरे लहजे में बोली, नहीं नहीं शकनतला, तुमसे रोट कर मैंने काफिर होता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल कब आएगी जब वक्त पर अपना राज होगा और तुम्हारे सर पर मलका का ताज होगा। आओ सो जाएं,
ताकि जब उठी तो कल आज हो चुकी हो। रियासत ताबाना का दरबार लगा हुआ था। दरबार शाही महल के एक वसीवो अरीज कमरे में ही लगाया जाता था। ये एक मुकम्मल सजा सजाया हाल है जो कि सुर्ख और सफेद संगमरमर के पत्थरों से तामीर किया गया था। पूरे हाल में दीवार से दीवार तक कालीन बिछे थे और पूरे छत के नीचे जा बजा फानूस लटक रहे थे जिनमें शमें रोशन थीं। छत के एन दरमियान एक बहुत बड़ा मरकजी फानूस था जिसमें जलती शमें फानूस के रंग बिरंगी शीशों से कौसवो कज़ा की रोशनियां बखेर रही थीं। इसके अलावा हाल के अंदर खिड़कियों के नीचे कतार दर कतार भी सैकड़ों शमें जल रही थीं, जिनकी वजह से पूरा दरबार हाल बेकाहनूर बना हुआ था। हाल की बेचों बीच मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही आमने सामने खूबसूरत कुर्सियां पहलू ब पहलू रखी थीं, जिन पर तमाम दरबारी दर्जा बदर्जा बैठे हुए थे। करसियों की ये कतारें जहां जाकर खत्म होती थीं, वहां से कुछ फासला के बाद शाही काबीना के सोफे थे जो कि नीम दायरे में थे। ये तादाद में 7 थे। पहले नंबर पर सिपा सालार बलगराम बैठे थे। इनके साथ शाही पंडित गिरोनरान जो कि काली के मंदिर के बड़े पुजारी थे। इससे आगे ताबाना के इंतजामी वजीर परेमा लाल थे। इसके बाद वजीर आजम बाल ठाकरे बिल्कुल दरमियान वाले सोफे पर बैठे थे। आगे चलें तो शाही तबीब खबरान और बाद में शाही जादूगर सामरी और सबसे आखिर में महाराजा रामनाथ के मुशीर खुसूसी राम दयाल तशरीफ फरमा थे, जो महाराज रामनाथ के छोटे सगे भाई और वली अहद भी थे। इन तमाम सोफों का रुख शाही चबूतरे की तरफ और पुश्त दरबारियों की तरफ थी। शाही चबूतरा आम हाल से कदरे बुलंद और मजीद खूबसूरत था, जिस पर आज 3 तख्त पड़े थे, जबकि आज से कबल हमेशा 2 तख्त कुर्सियां होती थीं, एक महाराजा रामनाथ और दूसरी रानी मारिया के लिए। तमाम वजीरों, मुशीरों और दरबारियों का मौजू सुखन भी यही तीसरा तख्त था। शाही चबूतरे की तीनों तख्त अभी खाली थे। शाही चबूतरे के पीछे एक बहुत बड़ा भारी पर्दा लटका था। महाराजा और रानी की आमद हमेशा उसी पर्दे की ओट से होती थी। तमाम पहरेदार और सरकारी अहलकार अपनी अपनी जगह पर चाक वो चौबंद खड़े थे कि अचानक शाही चौबदार की गरजदार आवाज उभरी, बाअदब, होशियार, रियासत ताबाना के महाराजा इज्जत माआब जिले इलाही रामनाथ तशरीफ लाते हैं। चौबदार की ये आवाज मुनासिब वक्फे से 3 बार उभरी। तीसरी आवाज के चंद ही लम्हे बाद शाही चबूतरे के पीछे लगा पर्दा हिला और ज़र्क बर्क लबासों में मलबूस 2 कनीजें बरामद हुईं और पर्दे के दाएं बाएं होकर फौरी तौर पर पर्दे की आखिर में जाकर लगी डोरियां खींचनी शुरू कर दें। अब पर्दे के दोनों हिस्से मुखालिफ सिमत सिमटने लगे और आधे से ज्यादा पर्दा हट जाने के बाद महाराजा और रानी मारिया शाही लबासों में पूरी तमकनत के साथ चलते हुए आए। दोनों की पुश्त पर 2-2 कनीजें थीं, जो उनके भारी लिबास को संभाले हुए थीं। दोनों खरामा खरामा चलते हुए आए। महाराजा दरमियान वाले तख्त पर और रानी बाएं जानिब के तख्त पर बैठ गईं। उनकी आमद के साथ ही पूरा दरबार एहतरामन खड़ा हो गया। पूरे हाल में सन्नाटा छाया था। सांसों की आवाजें भी नहीं आ रही थीं। सोई भी गिरे तो आवाज उभरे के मिज़दाक खामोशी तारी थी। महाराजा रामनाथ ने खुद बैठने के बाद दोनों हाथ फैलाकर नीचे की जानिब झुकाए। तमाम लोग आहिस्तगी से अपनी जगहों पर बैठ गए। रानी मारिया का चेहरा बनाव सिंगार के बावजूद सता हुआ था और आंखें यूं सौज रही थीं जैसे वो रोती रही हूं, और पलकों के भीगे गोशे हर शख्स महसूस कर रहा था। अब महाराजा रामनाथ दरबार से गोया हुए। आज का ये गैर मामूली दरबार बुलाने का मकसद है कि हम सबको बता देना चाहते हैं कि हमने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। मुबारक, सलामत। पूरे हाल से शोर गूगल बुलंद हुआ। महाराज ने हाथ के इशारे से सबको खामोश किया और गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, आज और उस वक्त शादी की रसूम अदा की जाएंगी। वजीर आजम बाल ठाकरे ये सुनकर खड़े हुए और पंडित गुरु नारायण को रसूम की अदायगी का हुक्म किया। कुछ ही देर में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए और अब बारी थी नई रानी और रामनाथ की होने वाली दुल्हन की आमद की। रामनाथ महाराज की इजाजत के बाद चौबदार की आवाज फिर बुलंद हुई, बाअदब, होशियार, रियासत ताबाना की नई रानी शकनतला तशरीफ लाती हैं। इसके चंद लम्हों के बाद पर्दे के पीछे से दुल्हन आती नजर आई। शकनतला
उस वक्त सुर्ख रंग के गरारे में मलबूस थी। 1 दर्जन से जायद बांदियों के जलुए में लंबा घूंघट निकाले आ रही थी। कुशैली नामी महाराजा की कनीज खास चलने में शकनतला की रहनुमाई कर रही थी और उसके साथ चलती हुई तख्त तक आई और शकनतला को तख्त पर बिठाकर इसका लिबास दुरुस्त करने और संभालने लगी। दरबार में एक बार फिर मुबारक सलामत के जुमले बुलंद हुए और महाराज के इशारे से खामोशी छा गई। तकरीबा 2 घंटे तक पंडित गुरु नारायण की जेर हिदायत शादी की रसूम जारी रहीं। रामनाथ और शकनतला के साथ फेरे आग के अलाव के गर्द मुकम्मल हुए। इस दौरान तमाम वक्त रानी मारिया खामोशी से गुमसुम बैठी रही और अब बारी थी नई रानी के दीदार और तलक दिखलाई की। महाराजा रामनाथ ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से शकनतला का घूंघट उठाया। शकनतला का परियों जैसा हुस्न और रंग रूप देखकर पूरे दरबार को सांप सूंघ गया। वजीर आजम, सिपा सालार, पंडित और दीगर आला ओहदेदारों समेत सभी लोग अंगुष्ठ बदनदा रह गए और लगे महाराजा के ज़ौक़ की दाद देने। लेकिन शाही जादूगिर सामरी इन सब से अलग यकटक आंखें सुकेड़े रानी शकनतला को देखकर गहरी सोच में डुबकियां लगा रहा था।